हे एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ चुके हैं अब ग्रेड 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे 15 MCQs, 15 important MCQ. So this session is particularly on the MCQs. With that हम questions तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, तो प्रैक्टिस MCQ है वही बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको, ठीक है। चाहे अभी के लिए ले लो, चाहे आगे इन फ्यूचर 11th क्लास में जाओगे तब के लिए ले लो। विद दैट हम जो कंसेप्ट इससे रिलेटेड हैं वो भी रिवाइज करेंगे। सो सेशन इज गोना बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो जो भी सेशन में मौजूद है, सेशन को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लाइव चैट वाले हैं प्लीज एक्टिव हो जाएं। आई एम होपिंग कि आप जब सेशन देख रहे होंगे आप मेरे आंसर बताने से पहले आंसर देंगे। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप एंड दिस अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो ये पूछ रहा है कि भैया इनमें से जो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हनीकॉम्ब, कॉर्क, ड्रोसोफिला, डेड लीव्स, इनमें से किस चीज का एग्जामिनेशन पहली बार हुआ था माइक्रोस्कोप के अंदर जिससे सेल्स की डिस्कवरी हुई थी? तो अगर आपको याद हो, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी इन 1665। और उन्होंने डिस्कवरी कैसे करी थी? उन्होंने एग्जामिन करा था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। मैं जस्ट रिमाइंड करा रही हूं जो आपने पढ़ा है। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को उन्होंने एग्जामिन करा था अंडर अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। अब आपको पता हो कि जो कॉर्क है, कॉर्क क्या होता है? जब आपका इनिशियली प्लांट ग्रो करता है, उसकी जो स्टेम होती है वो बड़ी लीफी सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है। मगर जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है, ये सॉफ्ट ग्रीनी स्टेम कन्वर्ट हो जाती है ब्राउन से बार्क में। तो अगर मैं बात करती हूँ इनिशियली प्लांट की क्या होती है, स्टेम वो ग्रीन होती है, वो सॉफ्ट भी होती है। मगर जैसे जैसे प्लांट आपका ग्रो करता जाता है, सॉफ्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है ये ग्रीन कन्वर्ट हो जाती है एक ब्राउन से स्ट्रक्चर में, जो पार्ट में एक्चुअली जो पार्ट प्रेजेंट होता है आपका ट्री की बार्क में। तो यही पार्ट होता है आपका कॉर्क। कॉर्क कुछ नहीं, डेड सेल्स का बना होता है, ठीक है। और ये एक सब्सटेंस को कंटेन करता है जिसको अपन बोलते हैं सबेरिन। ये सबेरिन इसको इम्परवियस बना देता है वाटर से, ठीक है, इवन गैसेस से भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी वाइन की बोतल में देखा होगा आपने, कई सारी बॉटल्स आती है मार्केट में, उनके ऊपर कॉर्क लगा होता है। तो ये कॉर्क क्या बनाता है, उन्हें क्यों लगाते हैं कॉर्क बेसिकली? तो कॉर्क उसको इम्परवियस बना देता है ताकि गैस भी बाहर ना जाए और लिक्विड भी बाहर ना निकले। तो रॉबर्ट हुक जब एक दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, उनके दिमाग में आया और उन्होंने इसी स्लाइस ऑफ कॉर्क को ट्री की बार्क से निकाला और उसको एग्जामिन किया अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर। तब उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा वो उनको एक हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह लगा। और हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर्स अगर आपने देखा हो, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो फिर इसी से ही इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जब देखा कि यार ये स्ट्रक्चर तो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह लग रहे हैं, उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल्यूला, जिसको आज हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज योर कॉर्क। सो उम्मीद है सबने सही आंसर दिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमसे पूछ रहा है विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। सो यहाँ पे प्लास्टिड्स की बात हो रही है। अगर आपको पता हो, सबसे पहली चीज जो प्लास्टिड्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? वो पर्टिकुलरली पाई जाती हैं आपके प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर नहीं होती, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अब जो ये प्लास्टिड्स होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है आपकी कलर्ड प्लास्टिड, एक होती है आपकी कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। कलर्ड प्लास्टिड की कैटेगरी में पर्टिकुलरली आपका आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी में आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। और कलरलेस वाली कैटेगरी में कौन आता है बच्चे? वो आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। विद दैट क्रोमोप्लास्ट के अंदर आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट वही स्ट्रक्चर है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है एंड इट कंटेन्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ट्रैप करता है सनलाइट को, ठीक है, जिससे जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है और वो अपना खाना बना पाता है। अब ऑप्शंस में पहला ऑप्शन कह रहा है क्रोमोप्लास्ट।
पर अपन को तो पता है क्रोमो मीन्स कलर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट बच्चे इज अ काइंड ऑफ क्रोमोप्लास्ट ओनली, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर का होता है, बट है तो भैया कलरफुल है ना, और कलरफुल है तो क्रोमो की कैटेगरी में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जो सही बात है, सही आंसर है। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है, दो कलरलेस है मगर कुछ काम तो इसका भी है, और इसका काम है आपका स्टोरेज का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कलरलेस है तो भैया कोई काम ही नहीं कर रहा, स्टोरेज का काम है इसका। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। उम्मीद है सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। विद दैट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमसे पूछ रहा है सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, खैर यहाँ पे बात हो रही है सेल वॉल की, और ये पूछा गया है कि कौन इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लांट है या फिर बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोस की नहीं बनी होती है। सेल वॉल हमने क्या पढ़ा था भैया, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये रिजिड स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चे, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं, प्लांट में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। विद दैट ये प्लांट के अलावा फंगी में भी पाया जाता है, इवन ये आपके बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। काम क्या है इसका, मेन काम है इसका प्रोटेक्शन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या, ये सेल वॉल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यार कि जो सेल वॉल होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, आप कोई हार्श कंडीशन है, एकदम से थंडर स्टॉर्म आ गया, हम तो जो एनिमल्स है वो जाके अपने आप को हाइड कर सकते हैं, मगर प्लांट ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। प्लांट एक स्टेशनरी होता है, मतलब स्टेशनरी है तो ऑब्वियस सी बात है मूव नहीं कर रहा होगा, और मूव नहीं कर रहा होगा तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और यही प्रोटेक्शन प्लांट को मिलती है आपकी सेल वॉल से, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में देखें, पहला कह रहा है बैक्टीरिया, बी कह रहा है हाइड्रिला, तीसरा कह रहा है मैंगो ट्री, और चौथा कह रहा है कैक्टस। अब ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं इनकी सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। देखिए होती तो चारों में है, चारों में सेल वॉल होगी, बनी किस किस की है। अगर अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं ना बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकिन की, ये मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। हाइड्रेला, मैंगो ट्री, कैक्टस, तीनों के अंदर सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज की ही बनी होगी। मेजॉरिटी प्लांट के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की ही होती है, याद रखना। फंगी के अंदर होती है काइटिन की, और बैक्टीरिया के अंदर होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। इसीलिए ही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ दिस इज नॉट, सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इसी के साथ आपका आंसर ए होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अपन को पता है बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ क्लास में। जब मैं आपको सेल वॉल पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल क्या काम करती है, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने बहुत सारे इसके फंक्शन भी पढ़े हैं। विद दैट मैंने आपको बताया था कि ये फंगी में होती है, बैक्टीरिया में होती है, विद दैट ये आपके प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगी के अंदर काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक है। उम्मीद है सबने सही आंसर दिया है मुझे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमें कह रहा है ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। मतलब अपन को ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताना है न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास डीएनए होता है। तो ऑप्शन के अंदर दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। क्या होना चाहिए सही आंसर? 2 मिनट पॉज करिए और मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए अगर मैं ईआर की बात करती हूँ, ठीक है, ईआर में हमने पढ़ा भैया स्मूथ ईआर, हम थोड़ा विजुलाइज करते हैं, हम कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। ईआर के अंदर हमने पढ़ा था भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। काम क्या होता है, रफ वाला बनाता है प्रोटीन और स्मूथ वाला बनाता है लिपिड, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस में अपन ने क्या पढ़ा भैया, इसका काम किस चीज़ का होता है, मॉडिफाई करना। जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें बन के आ रही है ईआर से, उनको मॉडिफाई करो, पैक करो और डिस्पैच कर दो। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है। और चौथा है आपका लाइसोसोम, जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं इसका स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज कराऊं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शीट थी, आपको याद हो, लॉन्ग ट्यूब मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स,
ठीक है, 3 फॉर्म्स में सेल में पाया जाता है, वेसाइकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्स के फॉर्म में और शीट्स के फॉर्म में। गोल्जी अपैरेटस में पढ़ने पड़ा था, है ना, गोल्जी अपैरेटस का भी स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसकी भी लॉन्ग ट्यूब सी हमने देखी थी। ठीक है, मैंने बताया था कि भैया सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि भैया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स होते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, विद दैट राइबोसोम्स भी होते हैं, और इसी की वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। एंड हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, तो वो प्रोटीन भी बना लेगा। ठीक है, तो अपना आधा काम तो वो खुद ही कर लेता है। तो मैक्सिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है भैया, राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन बनाने हो गया काम, थोड़े बहुत चाहिए होगा वो बाद में ले लेगा, बट मैक्सिमम तो रिक्वायरमेंट वो जो खुद बनाता है उसी से ही पूरी हो जाती है। विद दैट लाइसोसोम का तो स्ट्रक्चर सिंपल मैंने आपको बताया था, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, अंदर आपकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। ठीक है, इसको अपन सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। मगर इन सारे स्ट्रक्चर में से ऑर्गेनेल केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इवन फटाफट से वीडियो पॉज करो और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में, कि दूसरा ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, चलो विद दैट तो अपना आंसर कौन सा ठीक रहा? आंसर है अपना सी, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसा ऑर्गेनेल जिसके पास अपना खुद का डीएनए, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। एंड इवन एक और है, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन ऑफ द सेल इज व्हाट? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपैरेटस है? अब अपन किचन से क्या समझते हैं? किचन वो प्लेस होती है जहाँ पे खाना बनता है। ठीक है, खाना ही तो बनता है, मम्मी आपकी किचन में काम करती है, या उम्मीद है काफ़ी सारे बच्चों को खाना बनाना भी आता होगा। ठीक है, तो किचन में आप क्या करते हैं? आप किचन में आप खाना बनाते हैं। ठीक है, ऐसी अगर मैं सेल की बात करूं तो एक सेल के पास बीच में न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल? यू हैव योर माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यू हैव योर क्लोरोप्लास्ट, यू हैव योर गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सेल का किचन कौन सा है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर ऑफ द सेल है, एटीपी बनाता है भाई। क्या वो ईआर है? ईआर का काम तो होता है यार प्रोटीन बनाना और लिपिड बनाना। तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये है आपका किचन ऑफ द सेल, यही तो बनता है खाना। कैसे बनता है भाई? आपको पता होना चाहिए भाई। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट, वाटर जो रूट्स के थ्रू सींचता है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ योर क्लोरोफिल एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारा क्या बनाता है? हमारा बनाता है खाना, दैट इज योर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये बनता है, ये रिएक्शन आप पढ़ोगे किसमें? 10th में। विद दैट बाई प्रोडक्ट बनता है आपका ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है पूरा खाना बनाने का, ये क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट है आपकी किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसके पास होता है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज मेकिंग योर फूड। हाउ? मतलब हेल्पिंग आउट इन मेकिंग द फूड। कैसे? सनलाइट को ट्रैप करवा के। ठीक है, इसी के साथ किचन ऑफ द सेल क्या है आपकी? क्लोरोप्लास्ट। गोल्गी अपैरेटस तो मॉडिफिकेशन पैकेजिंग कर रहा है मटेरियल की जो ईआर से बन के आ रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता है ना। ईआर से प्रोटीन बनते हैं, वो गोल्गी के सिस फेज पे जाते हैं, फिर वहाँ गोल्गी के अंदर आके वो मॉडिफाई होते हैं, फिर पैकेजिंग होके गोल्गी अपैरेटस के ट्रांसफेज से निकल जाते हैं। बट खाना कहाँ बन रहा है भैया? क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बोला था? अर्नेस्ट हैकेल नाम है इनका, डी रुडोल्फ वर्चू, हुक, श्लीडन। किसने कहा था? ठीक है, वर्को ने कहा था, हैकेल ने कहा था, हुक ने कहा था, श्लीडन ने कहा था। तो आपको पता हो भैया, मैंने आपको सेल की बहुत सारी डिस्कवरी बताई है। ठीक है, कि किसने क्या डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने तो भैया सेल को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, श्लीडन एंड श्वान उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। मगर एक टर्म थी, क्या?
कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो रुडोल्फ वर्को ने दी थी। अब इससे अपन क्या समझते हैं, लेट्स से वी हैव अ सेल, ये सेल डिवाइड करेगी, 2 सेल बनाएगी, ये 2 सेल फर्दर डिवाइड कर रही हैं और 4 सेल बना रही हैं, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ये सेल है वो आइडियली इस सेल से आई है, या क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ये सेल है वो आइडियली इस सेल से आई है ना। तो हो क्या रहा है, सेल डिवाइड करती है, ठीक है। पता है जब श्रीधरन एंड श्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी थी उसके बाद वर्को ने अपना ये स्टेटमेंट बोला था। श्रीधरन एंड श्वान ने कहा था कि यार सेल, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना है और सेल ना बहुत ही स्पॉन्टेनियसली कंबाइन करती है। इससे अपन क्या समझते हैं कि लेट्स से सेल तो कंबाइन करेगी तभी तो टिश्यू बनाएगी। तो इन्होंने बोला कि लेट्स से ये आप समझ लो ये टिश्यू है आपका, ये ऐसा टिश्यू है जो स्टमक बना रहा है, ठीक है। तो स्टमक का टिश्यू है तो उसके अंदर सेल है, बड़ी स्पॉन्टेनियसली आ जाएंगी, कहीं से भी आ जाएंगी, कोई बॉडी के किसी कोने से आई, कोई बॉडी के किसी कोने से आई, कोई बॉडी के किसी कोने से आई। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं से भी आ रही है, किसी का भी रैंडम फंक्शन और आके कंबाइन करेगी, नहीं। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करती है, ठीक है। मतलब इससे पहले कोई सेल होगी पक्का उसी से आ रही है। और ये चीज़ क्या है भैया, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर कोई जैसे से स्टमक की कोई पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, स्टमक का टिश्यू है, टिश्यू सेल से ही बना होगा, है ना, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। तो जो स्टमक के जितने भी टिश्यू होंगे ना वो सेम काम कर रहे होंगे, वो डाइजेशन वाला। ऐसे नहीं है कि स्टमक का एक टिश्यू काम कर रहा है भाई आपका एक्सक्रीशन करवा रहा है, एक्सक्रीशन वाला एक टिश्यू आपका डाइजेशन करवा रहा है, नहीं, सिमिलर फंक्शन होता है। तो सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये टर्म पर्टिकुलरली वर्को ने दी थी, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी लोगों ने क्या दिया था ये आपको पता है, ठीक है, जो अपन डिस्कवरीज में भी पढ़ चुके हैं। सो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी थी भैया? श्रीधरन श्वान, वर्को, हुक ने या हैकेल ने? किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी आपकी श्रीधरन श्वान ने, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, वो किस चीज का बना है? अल्टीमेटली सेल का बना है। यही बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली सेल का ही बना हुआ होता है, ठीक है। बी इट बी योर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बी इट बी योर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है पर अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल ही रहेगी। यही सेल कंबाइन कर करके टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर वो क्या बनाता है? पूरा ऑर्गेनिज्म। मगर अल्टीमेटली वो छोटा बिल्डिंग ब्लॉक, वो टाइनी यूनिट कौन सी है? सेल ही है। तो श्रीधरन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने यही कहा था कि भैया हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अल्टीमेटली आपका सेल का ही बना हुआ है। बीट बी और प्लांट सेल, बीट बी और एनिमल सेल, सारे के सारे जो हैं लिविंग चीजें हैं। देखो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? ऐसे भी तो कर सकते हो कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाई जाती है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती। तो अल्टीमेटली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल का ही बना हुआ होता है। तो सेल थ्योरी जो थी वो आपकी श्रीधरन एंड श्वान ने दी थी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स? मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। मतलब कोई हार्मफुल ड्रग और या पॉइजन आपकी सेल के अंदर आ गया तो उसको डिटॉक्सिफाई कर दे रहा है ताकि सेल को हार्म ना हो। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है? क्या वो गोल्जी है? क्या वो लाइसोसोम है? क्या वो एससीआर है? क्या वो वैक्यूल है? अब थोड़े से जरा बैक में जाइए और फंक्शंस बताए थे एक एक ऑर्गेनल के, बहुत अच्छे से बताए हम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्जी अपैरेटस, इसका काम तो क्या है कि ईआर से जो भी चीज़ें आ रही हैं ये उसको मॉडिफाई कर देगा, उसको पैक कर देगा और डिस्पैच कर देगा। लाइसोसोम है, इसके अंदर होते हैं आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये डिजीज कॉजिंग पैथोजन को एंटर कर रहा है उसको भैया मार देती हैं, ठीक है। बाकी डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। एससीआर की बात करते हैं तो हमने इसके फंक्शन करे थे भैया, पढ़े थे। एक तो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, इसके पास राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम होते तो ये क्या करता? प्रोटीन बना लेता, मगर प्रोटीन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, एससीआर बनाता है लिपिड। विद दैट ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, कोई भी पॉइजन या ड्रग आपकी सेल के अंदर एंटर कर जाए तो। उसके बाद तो आपकी वैक्यूल है, आपको पता होगा भैया प्लांट के अंदर अराउंड कितना 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वाटर का स्टोरेज करती हैं। एनिमल सेल में कंपैरेटिवली छोटी होती हैं,
ठीक है। और वैसे एक बात और मैं रिमाइंड करा दूं, एनिमल में टेम्परेरी होती है, प्लांट के अंदर परमानेंट होती है। तो भाई क्या है सही आंसर, क्या है इसका सही आंसर है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है काफी सारी ड्रग्स को और पॉइजन्स को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमने भैया पढ़ा है स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में, मैंने आपको दिखाया था, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, अंदर इस तरीके का कुछ टेंगल्ड मास प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से अपन क्या समझते हैं, पक्का न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होगी, अंदर क्या होगा, अंदर विल बी योर डिवाइडिंग स्टेज में आपको क्रोमोसोम विजिबल होंगे, वैसे एक टेंगल्ड मास होगा जिसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो अगर तो अपनी सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है तो ये न्यूक्लियर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इवन आपको पता होगा अगर न्यूक्लियस के पास अंदर पोर्स भी होते हैं, वो अपने स्ट्रक्चर में अपन ने अच्छे से पढ़े हैं, तो ये इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर केवल यूकैरियोटिक में दिखता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखता। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर पर्टिकुलरली आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, दैट इज योर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। कैन यू डिफाइन इट लाइक दिस? क्या आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं, मेम्ब्रेन दिख रही है, पोर्स दिख रहे हैं? नहीं, इसमें नहीं दिख रहे। टेंगल सा मास है जो ऐसी पड़ा हुआ, इसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, सो विद दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑर्गेनल जो इन्वॉल्व रहता है कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में फ्रॉम सिंपल, देखिए यहाँ पे फंक्शन से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है, क्या वो ईआर है, क्या वो राइबोसोम है, क्या वो प्लास्टिड है, क्या वो गोल्जी है? फंक्शन रिकॉल करिए, फटाफट से फंक्शन रिकॉल करिए। ईआर, अरे ईआर तो या तो प्रोटीन बनाता है या लिपिड बनाता है या डिटॉक्सिफाई भी करता है, अभी हमने लास्ट एमसीक्यू में पढ़ा है। तो अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहा है सिंपल शुगर से, नहीं, ऐसा तो कुछ फंक्शन हमने ईआर का तो नहीं पढ़ा। राइबोसोम तो ये तो ईआर से आरईआर से एसोसिएटेड होते हैं, पर्टिकुलरली प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड, यार हमने कौन कौन से प्लास्टिड पढ़े? अरे हमने तो पढ़े थे क्रोमो, है ना, और दूसरे हमने पढ़े ल्यूको। तो ल्यूको वाले होते हैं आपके कलरलेस और क्रोमो वाले होते हैं आपके कलर्ड प्लास्टिड, जिसके अंदर आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, पढ़ा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहा है सिंपल से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नन अदर देन योर गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ठीक है, करवाता है। लेट्स से आपका कोई भी चीज़ ऐसे ईआर से बन रही है और कोई प्रोटीन बन रहा है लेट्स से, तो वो ईआर से निकलेगा, सिस फेस के थ्रू गोल्जी अपैरेटस में एंटर करेगा और वहाँ पे फिर उसकी पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा, फिर वो आपका ट्रांस फेस से बाहर निकल जाएगा। एक तो ये काम होता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाना सिंपल शुगर से ये काम भी करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे शायद उल्टा बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन था कि कॉम्प्लेक्स शुगर को फॉर्म हो रहा है फ्रॉम सिंपल शुगर, तो बन रहा है ना कि टूट रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये काम गोल्गी अपैरेटस करता है। ये हम ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं जब अपन फंक्शन पढ़ रहे थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाओ देखो, किसका इंतजार है, पूरा प्लेलिस्ट में डला हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल के फंक्शन फटाफट से अपन रिकॉल करेंगे। प्लांट सेल देखा भैया, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं वैक्यूल। E1 ऑक्यूपाई करता है 50 से 90% स्पेस, इतना बड़ा हो जाता है कि वो प्लांट का न्यूक्लियस को साइड में धकेल देता है। अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक सेल की, और एक चीज और, यहाँ पे ये होता है परमानेंट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक सेल की, उनमें भी होता है बट कंपैरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, काम वही है, वाटर होगा, स्टोरेज का काम है बेसिकली, बीट बी वाटर, बीट बी और एंजाइम और एनीथिंग, बट स्टोरेज का काम कर रहा है। विद दैट और क्या फंक्शन, देखो फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है तो रिकॉल करने पड़ेंगे। एक तो स्टोरेज करवाता है, दूसरा क्या करता है, सेल को टर्जिड एंड रिजिड भी बनाता है। टर्जिड से अपन क्या कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, स्वेल हो जाएगी। आप देखो ना, पानी एंटर करेगा वैक्यूल के अंदर तो वैक्यूल फूल नहीं जाएगी। वैक्यूल अगर फूल रही है तो वो क्या बन रही है, इट इज बिकमिंग टर्जिड। रिजिड मतलब नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबल कहाँ होती है,
ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उसको वो रिजिड भी बना देता है। विद दैट इसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो भी बनते हैं वो भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो वेस्ट का भी एक्सक्रीशन करता है। मगर चौथा ऑप्शन, अब देखो स्टोरेज ये अपन ने पढ़ लिया, टर्जिडिटी रिजिडिटी ये भी पढ़ लिया, इवन इसके अलावा भी बहुत फंक्शन है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है अभी जाओ देख के आओ। वेस्ट एक्सक्रीशन ये भी है। लोकोमोशन, क्या आप चलती फिरती देखिए लाइसोसोम, ऐसा कुछ सुना है कि लाइसोसोम चल फिर रही है? नहीं यार, लोकोमोशन कहाँ करता है ये, इसीलिए ही दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। हमेशा ना मतलब कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड है? आपको पता है भैया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये वर्ड बहुत बार सुना है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब मेम्ब्रेन इसके अराउंड प्रेजेंट होगी। तो किसके अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है? माइटो, क्लोरो, लाइसो और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या प्लास्टिड। कौन से ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं? कौन से भैया, फटाफट से बताओ यार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, तो उस ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, पहली वाली कॉन्टिन्यूअस रहती है, अंदर वाली फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्रिस्टी बोलते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है ना, ये अपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है। लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरी होती है। बाकी प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये भी। ओन डीएनए एंड राइबोसोम प्लास्टिड के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। लो एक और एमसीक्यू इसी के साथ साथ सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, विद दैट तो अपना ऑप्शन सी जो कि लाइसोसोम है ठीक आंसर है। दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय योर सिंगल मेम्ब्रेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा विजुलाइज करना है क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक फ्रूट था, वो फ्रूट इनिशियली ग्रीन कलर का था जब वो अनराइप था, बट वो बड़ा ही कलरफुल बन गया। कब बन गया? जब वो राइप हो गया या फिर कलर्ड बन गया वो। तो क्या उसमें ऐसा अंतर चेंज आया होगा जो ये अनराइप ग्रीन वाला कलरफुल में चेंज हो गया है? ठीक है, कलरफुल, और ये कब बना है कलरफुल? जब ये राइप्ड है। मतलब फल आपने देखे हैं ना, अनराइप कच्चे होते हैं तो ग्रीन से नहीं होते, बट जब वो पक जाते हैं तो बड़े कलरफुल से हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है प्लांट के अंदर जो ये चीज़ होती है? अब पक्का तुम्हें ये तो पता चल जाना चाहिए यार, इसके अंदर ना कहीं रोल प्लास्टिड का ही होगा, चाहे वो। और कलर की बात हो रही है तो ल्यूको तो लीक से ही हट गया क्योंकि वो तो कलरलेस होता है। पक्का कलर की बात हो रही है तो कलर्ड प्लास्टिड की बात होगी, क्रोमोप्लास्ट की बात होगी। अब क्रोमोप्लास्ट में दो चीज़ें पढ़ी हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अपन ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है ना। देखो ग्रीन है तो पक्का क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कलर्ड है, कलरफुल बन रहा है, तो वो आप ये बोल सकते हो कि पक्का किसी टाइप के क्रोमोप्लास्ट में बदला होगा। क्रोमोप्लास्ट ऐसा थोड़ी कि ग्रीन ही होगा हमेशा, इट कैन बी। आपने फ्लावर्स और फ्रूट देखे भैया, येलो कलर के भी दिखते हैं, रेड कलर के भी दिखते हैं, ऑरेंज कलर के भी दिखते हैं। तो पक्का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चे, ये बदलता है आपका क्रोमो के अंदर। अब ऑप्शंस पे देखो, पहला कह रहा है क्लोरो चेंज हो रहा है क्रोमो में, एक्चुअली लग तो ठीक रहा है। दूसरा कह रहा है क्रोमो बदल रहा है क्रोमोजोम्स में। अरे क्रोमोजोम कहाँ आ गए यहाँ पे, बिल्कुल गलत। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट बदल रहा है क्रोमोजोम्स, फिर क्रोमोजोम्स आ गया, हो ही नहीं सकता है तो। चौथा है क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने बोल दिया कि कलरफुल वाली चीज कोई क्लोरो में जा रही है, मगर क्लोरो का तो अपन को पता है यार ग्रीन कलर होता है, नहीं यहाँ पे तो ग्रीन से कुछ कलरफुल बन रहा है। तो इसी के साथ कौन सा ऑप्शन ठीक है? योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ आया कैसे हो गया करेक्ट? इजी है ना, मजा आया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो कि एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी सेल मेम्ब्रेन का, बनता कहाँ से है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या माइटोकॉन्ड्रिया से? चलो भैया फटाफट से मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं हो सकता, वो तो एटीपी बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बन ही रही है, तो इसी से बन के थोड़ी निकलेगा, बिल्कुल गलत। गोल्गी एपैरेटस क्या काम करता है? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग चीज़ों का। कैसी चीज़ों का? प्रोटीन, लिपिड जो आपकी ईआर से बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता।
पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सही लग रहा है, पता है अपन को यार दो तरीके का होता है, रफ एंड स्मूथ। रफ के अंदर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, स्मूथ के अंदर राइबोसोम नहीं होते बट ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो कौन सा प्रोटीन दैट इज एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इजी क्वेश्चन, बहुत बार अपन कर चुके हैं, मतलब इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो भैया ऑप्शन ए आपका ठीक है। समझ आई बात? जो भी नए बच्चे आए हैं फटाफट से सेशन लाइक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस। सेंटेंसेस अच्छे से पढ़ने हैं। पहला कह रहा है कि जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में, होता है, जिसने फंक्शन पढ़े हैं उसको पता होगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए वो अपने प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि वो एटीपी जनरेट करता है। और चौथा कह रहा है साइटोप्लाज्म को ही अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बताओ भैया, फॉल्स सेंटेंस बताना है। अब पहले वाला तुम देखोगे गोल्गी अपैरेटस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, बिल्कुल होता है यार, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ये सब इसके फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं तुम्हें। और लाइसोसोम्स भी बनाता है, वही सुसाइडल बैग्स जो होते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, हाँ इनके पास तो अपना खुद का डीएनए होता है, इवन प्रोटीन भी राइबोसोम होते हैं, तभी तो वो अपना खुद का प्रोटीन बना पाते हैं। जब राइबोसोम होंगे तभी प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है यार, एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी है, यही तो एनर्जी करेंसी है आपकी सेल की। सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तभी तो आपका एटीपी बन रहा है, याद है ना कुछ। ऑक्सीजन लेते हैं हम, वो सेल के पास जाती है, इंटर्न सेल उसको ऑक्सीडाइज करती है। O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है ना तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब अपन खाना खाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, जो फूड स्टफ है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। खैर, चौथा कह रहा है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या भैया ऐसा होता है? नहीं, प्रोटोप्लाज्म एक कलेक्टिव टर्म है, इसके अंदर आपकी साइटोप्लाज्म भी आएगी, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस भी आएगा और कहीं कहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा होता है। खैर दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सेल ओनली। तो ये कलेक्टिव टर्म है, प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसलिए कौन सा फॉल्स है आपका? डी वाला फॉल्स है, डी वाला फॉल्स है, ठीक है। इसी के साथ अपने 15 MCQs कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने भैया चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, इंटरनल क्वेश्चन भी कर लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लिए, विद दैट 15 MCQs भी हमने कर लिए। सो उम्मीद है प्रैक्टिस इसके साथ ज़बरदस्त हो गई होगी। सेशन कैसा लगा मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। विद दैट मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।